और बस थोड़ा सा और वक़्त आपका लेंगे, ज़्यादा आपको थकाएँगे नहीं। लेकिन अमरीकी सुरक्षा सलाहकार की तरफ से चूँकि रेड सी का ज़िक्र आ रहा है बार-बार, ये जयदीप सिंह मुंडेला साहब लिखा है, अमरीकी झंडा वाले 3/4 जहाज़ों को लाल सागर से जान बचाकर दक्षिण अफ्रीका वाले लंबे रास्ते से भागकर जाना पड़ रहा है। क्योंकि हूती जो है वो बहुत एक्टिव हो गया इस हमले के बाद, और हूती ने साफ-साफ कह दिया है कि अब इधर से कोई गुज़र नहीं सकता जहाज़। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की भी बात आ रही है कि ईरान ने भी तैयारी कर ली है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को भी बंद कर दिया जाएगा, वो रास्ता भी। तो अगर इधर रेड सी ब्लॉक, उधर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ब्लॉक, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्राइसिस आ जाएगी, और इसके लिए ज़ाहिर है कि अमेरिका को ही ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा। पटेल साहब? देखिए अभी आज कुछ खबर आई है काला सागर के लिए भी। लाल सागर तो छोड़ दीजिए, काला सागर में भी अगर ब्लॉक कर दे तो आपका यूक्रेन का युद्ध तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीजें अभी चल रही हैं। अमेरिका को पता है कि क्या होने वाला है। अब टर्की अगर सिर्फ थोड़ा साथ देता और काला सागर को बंद कर देता, टर्की के बीच से जाती है रास्ता, लाल सागर और काला सागर को टर्की का जोड़ता है, तो वो रास्ता बहुत अगर बड़ी बंद कर दिया खबर आ जाए। रही फरीद साहब, बहुत बड़ी खबर आ रही तुर्की से। अपडेट तो थी, लेकिन खबर ये आ रही है कि राष्ट्रपति भवन तक वहां के लोग पहुंच गए। इसके साथ साथ ये खबर भी बहुत वादे तौर पर आ रही, क्लियर तौर पर आ रही है कि वहां के जो मिलिट्री है, वहां की जो पुलिस है, उसने अवाम के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से साफ मना कर दिया है। फरीद साहब, ये वही सिचुएशन जो हमने बांग्लादेश में देखी थी, ये वही सिचुएशन है जो श्रीलंका में देखे थे। यहाँ पे यूनुस चौधारी साहब ने भी उसको अपडेट किया कि तुर्की में अर्दगान के खिलाफ तख्ता पलट का आदेश जो है, अंदेशा बढ़ गया। तुर्की के प्रदर्शनकारी पहुंचे राष्ट्रपति भवन तक, और इससे पहले खबर यह आई कि वहां की पुलिस ने मना कर दिया है कि हम अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे। फरीद साहब, ये कितनी अहम खबर होगी, कितना टर्निंग पॉइंट होगा अगर तुर्की में ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती, वहां तख्ता पलट होता है, फिर तो मैं समझता हूं कि यहाँ का पूरा नजारा ही बदल जाएगा, पूरा जो गेम है वो बदल जाएगा। और फजील साहब, एक चीज और जिसपे आप काफी अच्छी बातें कर रहे थे, और उसका जिक्र हम इन दिनों नहीं हम लोग कर पाए, यूरोप और जो अमेरिका है, नेटो, उसमें बहुत दरार पड़ गई है। बहुत अमेरिका में और नेटो में बहुत ज्यादा फाड़ आ गई है रूस को लेकर के और सब, तो उस पर भी। लेकिन फिलहाल जो है तुर्की पर फजील साहब, अगर थोड़ा से हमें बताएं कि ये कितना बड़ा चेंज होगा अगर ऐसा होता है। सचमुच अर्दोगान साहब अगर वहां से हटा दिए जाते हैं, और कौन आता है नया, वो किसके इशारे पर चल रहा है मामला, ये इतना बड़ा आंदोलन कौन करवा रहा है, उसका झुकाव किधर की तरफ है, अमेरिका की तरफ है या मध्य एशिया की तरफ है या ईरान की तरफ है, उससे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर अभी अगर ये बहुत जल्दी अर्दोगान साहब कुर्सी, तो मुझे नहीं लगता है कि छोड़ेंगे, और अगर कुछ हुआ तो 2-3 दिन के अंदर हो ही जाएगा, नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। तो जो ये पूरा एक सर्कल उन्होंने बना दिया था अर्दोगान साहब ने, कि मुसलमानों के कहाँ खलीफा बन रहे थे, और लोगों ने उनको खलीफा मान भी लिया था। लेकिन जब वक्त पड़ा, भाई यही तो वक्त है, और दूसरा क्या वक्त आएगा? जब किसी की आबरू लुटी जाए, उस वक्त आप ढाल बन के खड़े हो जाइए, उसी को तो मसीहा कहते हैं ना। बाकी क्या है? बाकी तो सब खा पी रहे हैं, अपना गाड़ी से चल रहा है, हवाई जहाज से उड़ रहे हैं। लेकिन आज जो वक्त आया, फिलिस्तीन के साथ मस्जिद अक्सा की हमदर्दी, पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान, कम से कम चाहे अमेरिका हो या कोई हो, फिलिस्तीन के प्रति हमदर्दी रख रहा है, हमास के प्रति हमदर्दी रख रहा है। ऐसे वक्त में जब आप साथ नहीं देंगे, बल्कि उल्टा करेंगे, तो लोग तो नाराज होंगे आपसे। और नाराज होने का नतीजा ये देख लीजिए, अभी तो तुर्की है, टर्की दिखाई दे रहा है ना आपको, अभी तो जॉर्डन होगा, अभी मिस्र होगा, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। 2-4 कंट्री और समझ लीजिए कि अभी स्विमिंग पूल में लोग नहाएंगे जाकर के। सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, चाहे श्रीलंका नहीं है। अगर टर्की कामयाब हो गया विपक्ष जो है उनको हटाने में, आखिर
ये दुनिया में कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सा लोकतंत्र का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं कि आमो आवाम को हटाने के लिए, मतलब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि सिवाय उनकी गद्दी खाली करा दिया जाए, उनको घर से बाहर कर दिया जाए। क्या ऐसी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी की पैरवी करने वाले ऐसे लोग हो गए कि आज दुनिया के अंदर आपकी सरकार को हटाने के लिए आवाम को सड़क पर उतरना पड़े, आवाम को आपके घर में घुसना पड़े? कि किस डेमोक्रेसी की ये लोग बात कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो एनार्की में बदल चुकी है। वो डेमोक्रेसी के नाम पर अब सोचिए कि आवाम को सड़कों पर उतर करके उनके घर के अंदर घुस करके उनको हटाना पड़ रहा है, जबरदस्ती उठा करके कुर्सी से भगाना पड़ रहा है। शेख हसीना का देख लीजिए, श्रीलंका का देख लीजिए। तो ये जो हालत बन गई है, आखिर इस डेमोक्रेसी की इस दुर्गति का कारण कौन है? कौन सी कंट्री है जो पूरी दुनिया के लोगों को परेशान कर रखी है? इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। अमेरिका जहां पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता था, अपने ही बेटे पर से मुकदमा वापस ले लिए। तो ये सब चीजें कारण है इन सब चीजों का, और यही कारण है कि आज टर्की के अंदर हो रहा है। और इसके बाद अगर टर्की में सचमुच तख्ता पलट हुआ तो उसके एक हफ्ते के बाद देखिए कि और कितने कंट्री का तख्ता पलट होता है। ईरान से कोई बच नहीं सकता, ये तो हम गारंटी दे रहे हैं आपको जी। और फजील साहब, ये न्यूयॉर्क का जो ग्रुप है उसने आपसे एक सवाल किया है। न्यूयॉर्क में एक ग्रुप है जो दोस्त के नाम से है और बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के देखते हैं। उन्होंने कहा, फजील भाई, क्या फिलिस्तीनियों के हाथों में सिर्फ लकीरों के सिवा कुछ नहीं है? क्या उनके आंसू को पोंछने वाला कोई पोंछ पाएगा? क्या उनके आंसू कोई पोंछ पाएगा? ये बहुत ही दर्दनाक सवाल है, क्योंकि पूरी दुनिया जिस तरह से, मतलब आज भी जो हमले पिछले 3-4 दिनों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए फजील साहब, मतलब है तो बहुत ही दर्दनाक। कि देखिए मुमताज भाई, आंसू भी जो है ना वो कमजोरी की अलामत होती है। और आंसू तो अगर हर रोज आपको रुलाया जाए, हर वक्त रुलाया जाए, पल पल रुलाया जाए, तो एक न एक दिन आंख का आंसू सूख ही जाता है। उसका भी एक हद होती है। जब यासिर अराफात साहब को मौत के घाट उतार दिया गया, फिलिस्तीनियों का आंसू तो उसी दिन सूख चुका था। अब तो आंसू बचा है नहीं उनको। जब वो उनका आंसू नहीं बह रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के किसी मुसलमान को उनके ऊपर आंसू बहाना चाहिए। ये आंसू बहाने का वक्त ही नहीं, ये वक्त है आंसू बहवाने का, ये वक्त है आंसू निकलवाने का, ये वक्त है दुश्मन को ललकारने का। एक वक्त था जब फिलिस्तीनी लोग गुलेल से लड़ करके दुनिया में अपनी पहचान बनाए थे, एक खिलाफत का एक उन्होंने मुहाज खड़ा किया था। आज तो उनके पास बहुत कुछ है, अब आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, मरना सबको एक दिन है, कोई नहीं दुनिया में रहने आया है। आज मरे चाहे कल मरे, और मरने का वक्त मुकर्रर है। अल्लाह की मौत होती है, मौत कभी किसी इंसान से नहीं होती है। अब आंसू बहाने का वक्त नहीं है। फिलिस्तीनियों को जब आंसू नहीं आ रहा है तो हम लोग को कौन होते हैं उनके ऊपर आंसू बहाने वाले? हम तो उनका हौसला बढ़ाएंगे, हम आंसू नहीं बहाएंगे। हम तो उनकी पीठ थपथपाएंगे, हमेशा उनको बकअप करेंगे, उनसे बात कर, अगर हमारा मौका मिलता हम तो उनको बहादुरी का सलाम पेश करते। हम आंसू क्यों बहाएंगे जब वो खुद आंसू नहीं बहा रहे? उन्होंने हमारे यहाँ दिल्ली में कुछ लोग जनाजे की नमाज पढ़े तो फिलिस्तीन से मैसेज आया कि हम मरे नहीं है कि आप लोग हमारा जनाजा पढ़ रहे, हम लोग अभी जिंदा हैं। इतना हौसला जिसके अंदर है, इतने हौसले की जिसके अंदर जज्बा है, उस पर हम क्यों आंसू बहाए उसके लिए, जब वो खुद पे आंसू नहीं बहा रहा है? तो अगर हम उस पर आंसू बहाएंगे, उनकी शहादत को कि समझ लीजिए कि तौहीन होगी उनकी शहादत की, कि वो शहीद पर कभी आंसू, शहीद के लिए कभी आंसू नहीं बहाए जाते। वो तो मस्जिद अक्सा के हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, वो शहीद हुए हैं। अल्लाह के लिए बेहतरीन जगह है उनका, जन्नत में आला मकाम उनको मिल रहा है। इसलिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, और ना हम लोग को आंसू बहाने की जरूरत है। ये तो खुशकिस्मत है वो कि उन्होंने जालिमों के मुकाबला करने का वक्त अल्लाह ने उनको मौका दिया, मस्जिद अक्सा की हिफाजत का मौका दिया, मस्जिद अक्सा के लिए अपनी कुर्बानी पेश करने का मौका दिया। दुनिया के किसी मुसलमानों की ये मौका अल्लाह ने नहीं दिया। ये तो खुशकिस्मत है फिलिस्तीन के लोग, जिन्होंने अल्लाह के इस मौके को बनाया और आज फिलिस्तीन के अंदर वो लड़ रहे, दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे। जी बिल्कुल। और बस आखिरी
सवाल जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने बहुत अच्छी अपडेट दी और ये ब्रेकिंग के तौर पर भी हम पेश कर सकते हैं। इजरायली मीडिया, बहुत सारे इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है कि बहुत सारे जख्मी फौजियों को हेलीकॉप्टर के द्वारा गाजा से सरोका हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो वहां पे जो गुरिल्ला वार जिस तरह से घेराव किया फजील साहब, जो आपने कहा था वही सिचुएशन यहाँ पे, जो लोग आईडीएफ के लोग घुसना चाह रहे थे लेकिन वहां पे फिर उसी तरीके से घेर करके अटैक किया है। फजील साहब, ये हमास जो है हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हमास अभी भी, यानी आखिरी अस्पताल जो उड़ाया गया उससे तुर्की में इंकलाब आ रहा है, और दूसरी तरफ हमास के लोग अभी भी हमले पे हमले अपने जितनी भी उनकी ताकत है और जो भी है वो कर रहे हैं। और ये देखिए, ये बहुत बड़ी अपडेट है फजील साहब। इस सिचुएशन में भी लड़ते रहना, रमजान का महीना है, हालात हमले हो रहे हैं, स्ट्राइक, फिर भी लड़ रहे हैं। फजील साहब, आखिरी जुमला बस। देखिए, ये वही बात है ना, हाफ मून वाली बात। ऐसे ही होता है, समझ रहे आप। गजा के अंदर घुसे और चले गए अस्पताल, पता नहीं कितना अल्लाह के यहाँ चले गए। ये सब तो इनकी सारी हिम्मत पस्त है और अल्लाह की नजर है। अल्लाह ने अगर ये भी कहा है कि बिना लड़े तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, हिम्मत मर्दा मददगारे खुदा। जब आप हिम्मत ही नहीं करोगे तो पता भी क्या आपकी मदद करेगा। हमास के लोग जो हिम्मत कर रहे हैं उसकी मदद अल्लाह की आ रही। ये जो भी खबरें हैं अभी तो कुछ भी नहीं आ रही, इससे बड़ी बड़ी खबरों को दबाया जा रहा है। कितने सैनिक, आज तक इजराइल ने बताया कि हमारे कितने सैनिक मरे, ये कितने घायल हैं, आज तक एक फिगर दुनिया के सामने नहीं दिया और दुनिया पूछ भी नहीं रही। इसलिए लोग, अभी बहुत कुछ है। अभी ये जब खत्म हो जाएगा जंग, पूरी तरह से जब शांति हो जाएगी, परमानेंट सीज फायर हो जाएगा, उसके बाद सारी बातें लोग किताबें लिखेंगे, बड़े बड़े जो है कॉलम्स लिखे जाएंगे। आप देखिएगा तब खुल के सामने बात आएगी कि अमेरिकी नागरिक कितने बंधक थे, तो इजरायली कितने बंधक थे, आईडीएफ कितने मारे गए, मरकावा टैंक कितना कब्जे में है, कितनी राइफलें कब्जे में है, ये सब चीजें खुल के आएंगी सामने। अभी तो अपनी इकबाल तो खत्म ही हो गया इजराइल का, अब वो अपना जो बचा खुचा है वो बचाने के चक्कर में है, और जितना घुसेगा उतना मारा जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया फजील साहब आपका, और कि आपने एक अच्छा तबसरा किया है। और नागपुर से अगर कोई साथी हमको देख रहा हो, नागपुर से अगर कोई साथी देख रहा है तो ग्रुप से जुड़े। हम नागपुर का प्लान कर रहे हैं आने का, बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम नागपुर जा रहे हैं। अगर कोई साथी हम लोग का नागपुर से हो तो मुमताज भाई के नंबर पर अपना मैसेज डाले, हम लोगों से जुड़े, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है नागपुर में उस पर सबकी निगाहें हैं और नागपुर में वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। तो हम लोग जाना चाहते हैं नागपुर, और जो भी साथी हमारा जुड़ा है नागपुर का वो कमेंट में या मुमताज भाई के फोन नंबर पे या जो ग्रुप हम लोग का बना है उसमें भी ग्रुप पे है, हाँ, ग्रुप पे दे दे जो साथी हो, ग्रुप में दे दे। और हम लोग जो है बहुत जल्दी इंशाल्लाह, हो सकता है कि रमजान में ही हम कोशिश कर रहे हैं वहां जाने की, क्योंकि आज 2 घर भी तोड़ दिया वहां पे। नागपुर से हमारे जानने वाले 1-2 लोग हैं, मैं उनसे आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा फजील साहब। अब देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट का नागपुर हाई कोर्ट ने स्टे कर रखा है, समझ रहे हैं आप। तो अब जो कुछ भी है वहां से हालात लेकर के हम लोग नेशनल लेवल पर न्यायिक आयोग की मांग करेंगे कि भाई वहां न्यायिक आयोग बना जाए और अच्छे से इंक्वायरी हो, सच को सामने लाया जाए, जो गुनाहगार है वो उसको सामने लाया जाए, बेगुनाहों पे कोई कार्रवाई ना हो। इसलिए हम लोग जाना चाहते हैं नागपुर। जो भी साथी हमारा नागपुर से और वहां से महाराष्ट्र भी जाना चाहिए, वो मुंबई, और अजीत पवार से मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि अजीत पवार ने बड़ी यकीन दहानी कराई है कि हम जो है बेगुनाह को नहीं फंसने देंगे। उनका नंबर मेरे पास नहीं है, मैंने आज किसी से बोला है नंबर के लिए, तो हम उनसे भी मिलेंगे जाकर के। नहीं, हम आपको दे देंगे, वहाँ जो हमारे मिलेंगे। जी। तो बहरहाल आपका उनसे वास्ता है तो एक बार फोन करके बात करके हमसे बात करा दीजिए, ताकि वो टाइम मिल जाए उनसे मिलने का, तो हम उनसे भी मिल लेते हैं। बिल्कुल टाइम मिल जाएगा, एक डेलीगेशन बनाएंगे, और अगर बात होती कुछ तो हम भी हो सकता है कि चले आपके साथ।
पर हम तो 2-3 दिन से हम बहुत कोशिश कर रहे थे, कोई अच्छा कांटेक्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है वहाँ पे नागपुर में। तो क्योंकि लोग डर भी रहे ना, जो लोग मिल भी रहे वो लोग भी डर रहे कुछ साथ आने के लिए, बिल्कुल। बोलने के लिए। तो ये तबरेज़ आलम साहब ने लिखा है कि फजील साहब आप ईमान ताज़ा कर देते हैं। ये मुझे मैं मजबूत इरादे से मुल्क में क्या है पूरा जुमला उन्होंने लिखा होगा, ट्रांसलेट किया होगा। बहरहाल तो बहुत-बहुत शुक्रिया फजील साहब आपका, आप जुड़े और मैं कॉन्टेक्ट जो भी होगा वो मैं आपकी खिदमत पेश कर दूँगा। बहुत सारे जयदीप सिंह मुदल्लिस साहब ने जो लिखा है मैं उसका ज़िक्र करते रह गया कि वो कल उन्होंने कहा है तफसील देंगे कि ज़मीनी लड़ाई के लिए बहुत बड़ी तैयारी हमास ने कर ली है। तो अब वो क्या है, कैसे है, इस पे हम लोग बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल तो जो भी होगा कल अपडेट करेंगे। उसको तो मैंने डिस्क्लोज कर ही दिया है कि तेल अवीव पे जी, जी। फिलिस्तीन का झंडा फहरना है। तो चलिए बहरहाल जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का। और यहाँ पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि इजराइल की नींव हिल रही है। नेतन्याहू अपने सर्वाइवल के लिए सब कुछ बलिदान कर रहे हैं। कल हम इस पे डिटेल बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। शब बखैर, गुड नाइट।